तो दोस्तों आज हो गया 13 अगस्त 2021। बिहार समेत देश में के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके जरिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद का मानसून सत्र जहां हंगामे की भेंट चढ़ गया तो राज्यसभा में आखिरी 2 दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई उसको लेकर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने में जुटा हुआ है। इस बीच गुरुवार शाम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की और सदन में हुई घटनाओं पर विचार विमर्श किया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर सहमति जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने कुछ सांसदों के व्यवधान पैदा करने वाले व्यवहार पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई है कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त न किया जाए और उचित कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी खबर, पेगासस जासूसी कांड से लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में कल विपक्षी दलों के सांसदों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पेगासस जासूसी कांड हो या किसानों के आंदोलन समेत कई मसलों पर मोदी सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी संग करीब 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक की ओर मार्च किया। आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और सीधे आरोप लगाया है कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई और विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। आपको बता दें कि संसद से विजय चौक तक इस मार्च में बैनर और तख्ती लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, शिवसेना के संजय राउत और अन्य नेता मार्च में शामिल हुए। मार्च के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि संसद सत्र के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, किसानों की समस्याएं और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता था मगर सरकार ने उसे नहीं होने दिया। उन्होंने कहा है कि संसद का सत्र समाप्त हो गया है, देश की 60% आवाज़ को कुचला गया है, अपमानित किया गया है, राज्यसभा में सांसदों को पीटा गया है। आज हमें आपसे बात करने के लिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह लोकतंत्र की हत्या है। तीसरी बड़ी खबर, भाजपा पर फिर हमलावर हुए अखिलेश यादव, बोले नौजवानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है यूपी सरकार। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश भाजपा सरकार ने नौजवानों के हित में एक भी कार्य नहीं किया, जबकि समाजवादी सरकार में छात्रों नौजवानों के बेहतर भविष्य की दिशा में कई नीतिगत निर्णय लिए गए थे। नौकरी और शिक्षा की राह समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई थी। भाजपा सरकार युवा विरोधी है। बेरोजगारी की समस्या के निदान की दिशा में सरकार का रवैया उदासीन है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गुरुवार को युवा सम्मान समारोह में ये बात कही है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर पर करीब 9 महीने से तीनों कृषि कानून के विरोध और एमएसपी पर कानून बनाने की मांगों को लेकर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों ने स्वतंत्रता दिवस पर किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसमें किसान अपने ज़िले के गांवों और सभी तहसीलों में तिरंगा फहराकर तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को किसान शक्ति का एहसास कराया जाएगा। पांचवी बड़ी खबर, बिहार में एक तरफ नदियों के उफान और बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ बारिश आफत बनी हुई है। अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नेपाल की तराई से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य इलाकों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। आपको बता दें कि जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल है। इन जिलों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से मिली हार को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इंतजार और बढ़ गया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक टाल दी है। सुनवाई टलने से ये भी तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव जीतना होगा। आपको बता दें कि ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग से बार बार अपील की जा रही है कि खाली हुई सीटों पर जल्द उपचुनाव कराया जाए। नंदीग्राम सीट से हारकर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर से पहले तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा। टीएमसी को डर है कि यदि कोरोना महामारी की वजह से यदि उपचुनाव में देरी हुई तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उतरेगी। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें यकीन है कि हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले 50 से 55 ज़िलों में हमारा संगठन और भी मजबूत हो गया है। हमें यकीन है कि हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर
चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन राजभर की यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी की खबरें सामने आई है। राजभर ने हाल ही में भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित किया था, जिसमें कई छोटी पार्टियों को शामिल किया गया था। वेणुगोपाल जी, चिदम्बरम जी, के मुनियप्पा जी, नितिन राउत जी, सुष्मिता देव जी, अनिल चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। खुश हो गए भाई, ये भाई देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दलितों का जो हक है उनको मिला। वो कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने मिलकर हिंदुस्तान के हर नागरिक को, और खास तौर से जो हमारे दलित भाई बहन हैं, उनका अधिकार और उनका हक दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके 4-5 उद्योगपति मित्र कर रहे हैं। जहां भी आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। पार्लियामेंट में हम किसानों की बात उठाएं, दलितों की बात उठाएं, पिछड़ों की बात उठाएं, महिलाओं की बात करें, पार्लियामेंट में हमें बात करने नहीं देते। कल राज्यसभा में पहली बार इतिहास में, पहली बार इस देश की हिस्ट्री में सांसदों को मारा गया, धकेला गया, पीटा गया। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार करते हैं, जो उनका है उनसे छीनते हैं, और फिर किसानों को कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम खालिस्तानी हो। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, जो देश को रोजगार देते हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोरोना के समय हमने कहा जनता को डायरेक्ट का पैसा दीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की मदद कीजिए, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने 3-4 उद्योगपतियों मित्रों को पैसा दिया, बाकी तो कुछ नहीं। मीडिया की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हमारे मित्र हैं, हर मीटिंग में कहता हूं हमारे मित्र हैं, मगर जो हमारे मित्र हैं वो देश का काम नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 उद्योगपतियों का, नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का काम कर रहे हैं।
मगर भाइयों और बहनों देखिए, ये देश बहुत समझ रहा है, देश की जनता को सब कुछ समझ आ रही है।